अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का आज हमने उसमें पढ़ना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गोल और ऑब्जेक्टिव्स और उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा एरिया टारगेट है वो क्या है कि हमें परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स को कंप्लीट करना है, जिसमें हमारे पास दो तरह के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स आ जाते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर यूज कहाँ पर होते हैं? दे आर यूज टू मेजर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम करती है वहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं वो हम लगाते हैं, और इनमें दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। एक है रेशो एनालिसिस, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में, जिसमें हमारे पास मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस एंड रेवेन्यू वेरिएंस बेसिकली आ जाते हैं। अब जब मैं रेशियो एनालिसिस की बात करता हूं तो फाइनेंशियल रेशियोज क्वांटिफाई मेनी एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एंड आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। whenever we interpret a financial statement, तो इंटरप्रिटेशन में हमारे पास रेशियो एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। Financial ratios categorized according to the financial aspect of the business which the ratio measures. और हमारे पास कौन कौन से रेशियोज होते हैं? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फिर आ जाता है हमारे पास कॉस्ट रेशियोज, फिर लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, गियरिंग एंड इन्वेस्टर्स रेशियो। देखो, आपके पास जो F2 में ज्यादातर टेस्ट होते हैं उसमें आपके पास प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, कॉस्ट रेशियोज हैं, लिक्विडिटी है, एफिशिएंसी है और गियरिंग है। इन्वेस्टर रेशियोज जो हैं ये ज्यादातर आपके टेस्ट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम सब पढ़ेंगे। अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते क्या हैं? ये वो रेशियोज हैं जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट को असेस करते हैं, आपके बिजनेस के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को असेस करते हैं। These are more conveniently expressed in percentage form, its form, and look at various aspects of the business operation. प्रॉफिट रेशियो में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सबको पता है किस तरीके से निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और हम सबको पता है मार्जिन क्या होता है। मार्जिन इज बेसिकली अ प्रॉफिट परसेंटेज मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वंस अगेन इज द प्रॉफिट मार्जिन दैट इज बेसिकली मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बट ऑन नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है कि मेरी सेल्स के हिसाब से मैंने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। नेट प्रॉफिट मुझे ये बताता है कि मेरी सेल्स के हिसाब से मैंने कितना नेट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया। तीसरी चीज आती है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बेसिकली हमें बताता है कि मैंने जो कैपिटल इंजेक्ट किया था अपने बिजनेस में उस पर मुझे कितना रिटर्न मिला। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो कहलाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज ये प्रॉफिट पे काम नहीं करता ज्यादा, ये काम करता है किस पे, जो रिटर्न मेरे पास बच गया। यानी कि जो भी मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें मैंने, मतलब वो मेरा कितना रिटर्न है और वो मैंने अपनी कैपिटल इंजेक्शन के हिसाब से कितने परसेंट कमा लिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। It measures how efficiently and effectively management has deployed the resources available to it, irrespective of how those resources have been financed. हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज मेरे पास कहां से आई और कैसे आई। मुझे ये पता है कि ये चीज मेरे पास है और मुझे इसका बेस्ट यूज करना है, और बेस्ट यूज करके मुझे पता चलता है कि मैंने इसको बेस्ट यूज से कितना रिटर्न जनरेट कर लिया। अगली चीज है हमारे पास रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी पे रिटर्न फाइंड करने का मतलब यह है कि जो कारोबार में पैसा अब मालिकान का लगा है उस पे कितना इंटरेस्ट, सॉरी, उस पे कितना रिटर्न मुझे मिला। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा जो है गलत लिखा हुआ है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और इक्विटी में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर बेसिकली मुझे बताता है कि मैंने अपने एसेट को यूज करते हुए कितनी सेल्स अर्न की। मैंने अपने एसेट को यूज करते हुए कितनी सेल्स अर्न की, यानी कि अगर मैंने $1 सेल जनरेट की है तो मेरे एसेट को यूज करते हुए वो कितनी बन रही है। सही। Generally, the higher a company's total net asset turnover, the more efficiently its assets have been used. The total net asset turnover is probably of greatest interest to the management. However, other parties such as creditors and prospective and present shareholders will also be interested in the measure. कौन सा measure है भाई? एसेट टर्नओवर में हमारे पास एक तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट है और एक करंट एसेट है। हम दोनों की वर्किंग कर सकते हैं या फिर हम टोटल एसेट्स पे भी बात कर सकते हैं। ये हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अच्छा, मैं इनके सवालात आपको नहीं करवा रहा क्योंकि इनके सवालात आपको जब बुक में या आपकी किट में लिखे हुए हैं आप वो सॉल्व कर लें, दीज आर इनफ। मैं एक दो सवाल की रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को वो भी दे दूंगा। आगे बात करते हैं कॉस्ट रेशियोज पे। कॉस्ट रेशियोज क्या होते हैं? कॉस्ट रेशियो में हमारे पास पहली चीज आती है कॉस्ट टू सेल रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल रेशियो। व्हेन प्रॉफिट टारगेट्स आर नॉट मेट, cost to sale ratios are calculated to determine in which area of the cost does the problem lie, also known as cost to sales ratio. Cost to sales ratio हम कैसे निकालते हैं? Cost of goods sold divided by sales multiply by 100. Cost of goods sold निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वरना यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट टू सेल्स रेशियो में एक चीज और आती है हमारे पास, विच इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू सेल्स रेशियो। measures the percentage of non-production overheads against sales। क्या मतलब भाई? सेल्स के अकॉर्डिंगली मेरे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कितने परसेंट हैं व्हेन कंपेयर टू माय सेल्स, यानी कि कितना परसेंट मैंने सेलिंग एक्सपेंस इनकर किया या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर किए जस्ट टू एनहांस माय सेल्स। दिस इज माय नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू सेल्स रेशियो। और ये हम कैसे निकालते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आते हैं हमारे पास अगली चीज है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश अ कंपनी कैन जनरेट क्विकली टू सेटल इट्स डेट। इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, या जिसे हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो बेसिकली आपको बताता है कि क्या आपके करंट एसेट में इतनी हिम्मत, ताकत और जरूरत है कि वो आपकी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। ये वाली जो रेशियोज हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम किस में निकालते हैं कि इतने गुना हिम्मत है, यानी कि इतने टाइम्स मैं अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता हूं अपने एसेट में से। हमेशा याद रखना, करंट रेशियो हमें क्या बताता है कि मेरे करंट एसेट्स यानी कि मेरे इन्वेंट्री, कैश, कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेज या प्रीपेमेंट्स, या फिर जो मेरे पास रिसीवेबल्स हैं, क्या वो इतने हैं मेरे पास कि मैं उसमें से अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकूं। दैट इज माय करंट रेशियो। अगेन मैं थोड़ा सा फिर से डिफाइन कर देता हूं। क्या मेरे पास इतने करंट एसेट मौजूद हैं कि मैं अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकूं, और अगर कर सकता हूं तो कितनी दफा पे कर सकता हूं। हाउ मेनी टाइम्स कैन आई पे माय करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम माय करंट एसेट इज माय करंट रेशियो। और ये हम कैसे निकालते हैं? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये हम निकालते हैं करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। याद रखना इस बात को कि हर कंपनी की ख्वाहिश ये होती है कि आपका करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1। आपका करंट रेशियो शुड बी मोर देन 1। क्या मतलब? अगर मेरा करंट रेशियो 1 से कम है तो मेरी कंपनी जो है वो जा रही है डिक्लाइनिंग स्टेज पर, कि अब मेरे पास इतने एसेट्स मौजूद नहीं है, इतने करंट एसेट्स मौजूद नहीं है कि मैं अपनी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकूं। तो उस करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ नॉन करंट एसेट्स को निकालना पड़ेगा, विच इज डिजास्ट्रस। कि मैं अपनी करंट लाइबिलिटी को, कलील मुद्दती कर्जों को पे करने के लिए तवील मुद्दती असासे बेच रहा हूं।
मैं अपने करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, सेटल करने के लिए नॉन करंट एसेट का सहारा ले रहा हूं, तो मतलब मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने करंट एसेट के अगेंस्ट ही सेटल करें। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो करंट रेशो है वो मोर देन 1 रहे। दूसरी चीज आती है हमारे पास क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, जिसे हम लिक्विडिटी रेशो भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ज्यादा सख्त है एज कंपेयर टू करंट रेशो। क्या मतलब? देखो, हमने करंट रेशो में तमाम करंट एसेट लिए थे। जब मैं एसिड टेस्ट रेशो की बात करता हूं तो मैं उसमें से इन्वेंट्रीज भी निकाल देता हूं। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री मेरी हमेशा कैश की सूरत में नहीं बनेगी। इन्वेंट्री मेरे पास करंट एसेट तो है बट वो रियलाइज्ड कैश नहीं है। मैं जब भी क्विक रेशो की बात करता हूं या एसिड टेस्ट रेशो की बात करता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन चीजों की बात करूं जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे रिसीवेबल्स और प्रीपेमेंट्स। तो मेरे पास है ही अलग चीज ना, उसकी तो मैं अभी बात, या अक्रूड इनकम। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं फॉरेन कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, जबकि इन्वेंट्री हर दफा कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इन्वेंट्री जो है वो मेरे लिए अक्रूड इनकम बना सकती है, वो हर वक्त कैश में कन्वर्ट नहीं होती। तो जहां पर मेरे पास कैश शॉर्टेज है वहां पे मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा जो क्विक रेशो है वो 1 से ऊपर हो। अगर मेरा क्विक रेशो 1 से ऊपर है, अगर मेरा क्विक रेशो 1 से ऊपर है तो मेरा करंट रेशो ऑटोमेटिकली 1 से ऊपर रहेगा। अगर मेरा क्विक रेशो इज मोर देन 1 तो मेरा करंट रेशो विल ऑटोमेटिकली बी मोर देन 1। सही। और यही चीज बताती है कि मैं कितना इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा हूं। सही। अच्छा, अगली चीज आती है हमारे पास एफिशिएंसी रेशोज। एफिशिएंसी रेशोज जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों की एफिशिएंसीज को या उनके काम करने की सलाहियत को जो है बेसिकली बताते हैं कि वो कितना तेज काम कर सकते हैं या कितना एफिशिएंटली वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। एफिशिएंसी रेशोज में मेरे पास 3 चीजें आती हैं। पहली चीज है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब ये है कि मेरे पास ऑन एन एवरेज कितने अरसे तक इन्वेंट्री हेल्ड रहती है। जो फिनिश गुड मेरे पास तैयार पड़े हुए हैं वो कितने अरसे तक मेरे पास रहते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरी चीज है मेरे पास रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बेसिकली ये बताता है कि मेरे जो रिसीवेबल हैं उनको मैं कितने अरसे में कैश में कन्वर्ट कर लेता हूं। तीसरी चीज है मेरे पास क्रेडिटर्स या पेबल्स पेमेंट पीरियड। ये मुझे बताता है कि मैं अपने पेबल को कितने टाइम में पे ऑफ करता हूं अपने पेबल्स को। जब मैं इन 3 चीजों की बात करता हूं तो ये 3 चीजें बेसिकली मुझे बताती हैं कि मेरी कंपनी में जो मेरी मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड मैं कैसे निकालता हूं? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी रेशियोज हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डेज में निकालता हूं, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि कितने दिन तक मैं अपनी इन्वेंट्री को होल्ड कर रहा हूं, कितने दिन में मेरे रिसीवेबल जो है वो रियलाइज हो रहे हैं, और कितने दिन तक मैं अपने पेबल को रोक के रख सकता हूं कि भाई अभी पेमेंट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें मैं किस में निकालता हूं? हमेशा डेज में निकालता हूं। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये मेरे पास क्या बता देगा मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। अच्छा, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मुझे क्या बताता है कि मैं कितने टाइम के अंदर अपने रिसीवेबल्स को जो है सक्सेसफुली इन कैश करवा रहा हूं। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा, एवरेज रिसीवेबल और एवरेज इन्वेंट्री निकालना बहुत आसान है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। सिमिलरली ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर्स पेबल्स पेमेंट पीरियड, ये मैं कैसे निकालूंगा? एवरेज ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज पेबल मैं कैसे निकालूंगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। अच्छा, यहां पर अब एक चीज ध्यान में रखना
अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट सेल्स गिवन है तो आप क्रेडिट सेल्स पे खाली वर्किंग कर सकते हो। अगर आपके पास टोटल सेल्स गिवन है तो कोशिश करना कि क्रेडिट सेल्स पे वर्किंग करो। अगर क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप टोटल सेल्स पे वर्किंग कर लो, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है पहली कि हम क्रेडिट सेल्स पे वर्किंग करें, बिकॉज रिसीवेबल जनरेट ही क्रेडिट सेल्स पर होता है। और रिसीवेबल कलेक्शन का मतलब ही ये है कि भाई क्रेडिट टर्म पे चीज बेची तो रिसीवेबल कलेक्शन करनी है ना। अगर कैश पे बेची तो रिसीवेबल कलेक्शन कैसी, वो तो हो गया रिसीव। अब हम जब इन एफिशिएंसी रेशियोज को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं तो मेरे पास बन जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या बन जाता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, द इन्वेस्टमेंट मेड इन द वर्किंग कैपिटल इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ सेल्स एंड देयरफॉर it is useful to consider the problem in terms of firm's working capital और cash operating cycle। वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल एक ही चीज है। किस तरीके से निकालते हैं? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड है, इसे आप होल्डिंग भी कह सकते हो, लेकिन ये इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा तो टर्नओवर ही बेहतर रहेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड माइनस पेबल पेमेंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जो है वो है 70 डेज, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है मेरे पास 30 डेज और पेबल पेमेंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है मेरे पास 50 डेज और पेबल पेमेंट पीरियड है मेरे पास 30 डेज। तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना आ गया? 70 प्लस 50 माइनस 30 विच इज 90 डेज। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अब अगले रेशियोज हैं हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज या फाइनेंसिंग रेशियोज या गियरिंग रेशियोज, बेसिकली हमें कितना पैसा कहां से मिला, इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक है इक्विटी गियरिंग, दूसरे हैं इंटरेस्ट कवर। द एम ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो इज टू असेस हाउ मच अ बिजनेस इज फाइनेंस्ड बाय लोन कैपिटल रादर देन ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल। क्या मतलब? हम जब भी सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं या फाइनेंसिंग रेशियो की बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये पता लगाएं कि भाई कितना पैसा है ऐसा जो मेरा जाती है और कितना पैसा है जो मैंने मार्केट से लिया है, और इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या बना लेते हैं, हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज आ जाते हैं, जिसमें पहली चीज है हमारे पास इक्विटी गियरिंग। इक्विटी गियरिंग बेसिकली मुझे बताता है कि भाई बेसिकली डेट ओवर इक्विटी। ये मुझे क्या बताता है? डेट ओवर इक्विटी, कि मेरी इक्विटी के हिसाब से मेरे पास कितने परसेंट डेट्स हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि ये लेस देन 1 रहे, हमारी कोशिश होती है कि ये लेस देन 1 रहे, यानी कि मेरे पास लोगों का पैसा कम हो, अपना पैसा ज्यादा हो। अगर ये मोर देन 1 है, अगर ये मोर देन 1 है तो फिर आपका इंटरेस्ट कवर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। और इंटरेस्ट कवर क्या होता है कि भाई मैं जितना ज्यादा लोन लूंगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना है, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा मेरा प्रॉफिट उतना ही कम होता रहेगा। तो बेसिकली मुझे ये देखना पड़ता है कि क्या मेरे प्रॉफिट में इतनी सलाहियत है कि वो मेरे इंटरेस्ट को कवर कर सके, और अगर कर रहा है तो कितनी दफा कर रहा है। तो बेसिकली इंटरेस्ट कवर भी हम कोशिश करते हैं कि ये मोर देन 1 हो। इंटरेस्ट कवर हम कोशिश क्या करते हैं कि ये मोर देन 1 हो। अगर ये लेस देन 1 होता है तो हमारी कंपनी जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, यानी कि हमारी कंपनी के पास कैश नहीं है, हमारी कंपनी के पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि हम अपना इंटरेस्ट पे कर सकें, और इंटरेस्ट पे करना लाजमी है। तो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी कहाँ जाएगी? डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाएगी। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ रही होगी। अब हमारे पास जो आखिरी रेशोज हैं फाइनेंशियल रेशोज, उसमें आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स रेशो। भाई कोई भी बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो क्यों क्यों करेगा, दैट इज दीज आर इन्वेस्टर रेशो, जिसमें पहली चीज आती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर मैं कितना अर्न कर रहा हूं, दैट इज अर्निंग पर शेयर। हम किस तरीके से निकालते हैं? नेट प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आप इंशाल्लाह जाके IAS 33 में पढ़ोगे, F7 में, जहां पे आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे। फिर आता है प्राइस अर्निंग रेशो।
प्राइस अर्निंग रेशियो क्या कहता है कि भाई मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैंने एक शेयर पे कितना कमाया, यानी कि जो मार्केट में बंदा प्राइस दे रहा है मेरे शेयर को खरीदने के लिए, उसको एक शेयर पर कितना फायदा होगा या कितना कमा लेगा, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर आता है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब यह है कि मेरे पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उस पर मैं कितना डिविडेंड दे रहा हूं। फिर आता है डिविडेंड कवर। डिविडेंड कवर का क्या मतलब है कि भाई मैं जो शेयर पैसे कमा रहा हूं, क्या वो मेरे डिविडेंड को कवर कर सकता है? जाहिर सी बात है, मैं जो कमाऊंगा उसी में से रिटर्न दूंगा, उसी में से प्रॉफिट दूंगा। तो क्या मेरा डिविडेंड इतना है कि वो मेरे शेयर्स को कवर कर सके, सॉरी, क्या मेरा अर्निंग इतना है कि वो मेरे डिविडेंड को कवर कर सके? और फिर आखिर में आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड बेसिकली बताता है जो मैं डिविडेंड दे रहा हूं, क्या वो, या यूं कह लो कि मार्केट प्राइस जो बंदा खर्च कर रहा है मेरे शेयर को खरीदने के लिए, उस पर उसको कितना रिटर्न या आउटपुट मिल रहा है। यील्ड मींस आउटपुट। आउटपुट किस सूरत में मिलता है किसी भी शेयर होल्डर को? डिविडेंड की सूरत में। तो जो वो बंदा पैसे दे रहा है उस पर उसको कितना आउटपुट मिल रहा है, दैट इज डिविडेंड यील्ड। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।